23 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। एक हिंदू का छोटा सा आर्टिकल है इंडिया मालदीव रिलेशंस, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से। एक तो देखो हिंदू बिजनेस लाइन का आर्टिकल है स्किल से संबंधित, स्किल से ज़्यादा वो अप स्किल और रीस्किलिंग पे फोकस करता है आर्टिकल, ठीक आर्टिकल है। तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का इक्विटेबल डेवलपमेंट से संबंधित। यूपीएससी बहुत बार इन चीज़ों पे फोकस करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल डेवलपमेंट, तो ये भी अच्छा आर्टिकल है। 3 इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। कोट है आज के BR अम्बेडकर का, राइट्स आर प्रोटेक्टेड नॉट बाय लॉ बट बाय सोशल एंड मोरल कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। अम्बेडकर साहब ने कहा था राइट्स जो हैं वो लॉ से प्रोटेक्ट नहीं होते बल्कि सोसाइटी की सोशल एंड मोरल कंसाइंस से प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे देखो, वैसे तो अब आपको पता है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कानून है, लेकिन अब किसी के मन में ही है कि हाँ इनको नहीं छूना है, तो कानून कितना ही प्रोटेक्ट कर ले वो उसके नज़दीक नहीं जाएगा तो कानून को पता ही नहीं है कि ये इसके मन में अनटचेबिलिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का भाव है या नहीं है। असली अनटचेबिलिटी तो तब जाएगी ना, कानून बनाने से नहीं जाएगी। जब लोगों का मन चेंज होगा, जब समाज में सोशल और मोरल कंसाइंस आएगी, तब जाके अनटचेबिलिटी खत्म होगी। समझ रहे हो? तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्किल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या इंट्रोडक्शन है? देखो, आपको पता है आज के समय में टेक्नोलॉजी जो है ना काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। तो बदलती टेक्नोलॉजी की वजह से जो जॉब्स अवेलेबल हो रही हैं ना, वो भी नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो रही हैं। तो वो लोग जो नई नई जॉब्स को ज्वाइन करना चाहते हैं लेटेस्ट एडवांस सेक्टर्स में, उनको अच्छी स्किल्स की आवश्यकता है। जैसे देखो नेटवर्किंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंडिया की बात करें, इंडिया देखो वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट नेशंस में से एक है। एवरेज एज इंडिया में कितनी है? 29। चाइना में एवरेज एज कितनी है? 37। जापान में कितनी है? 48। मतलब इंडिया में एवरेज एज काफ़ी कम है। तो इंडिया के पास ना एक काफ़ी अच्छा मौका है इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है ना उसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने का। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम हमारे यूथ को अच्छी स्किल्स दे पाएंगे, अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। देखो, इंडिया में हर साल 12 मिलियन लोग जो हैं वो वर्कफोर्स में ऐड हो जाते हैं, यानी काम करने वालों की लाइन में लग जाते हैं। इनमें से सिर्फ 4% ऐसे होते हैं जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल होती है। अदरवाइज 96% तो ऐसे होते हैं जिनको या तो कोई ट्रेनिंग हासिल होती ही नहीं है जॉब करने के लिए, या फिर इनफॉर्मल ट्रेनिंग हासिल होती है। इंडिया में वो लोग जो वर्कफोर्स में शामिल होते हैं ना, उनकी वर्कफोर्स रेडीनेस वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में। यानी काम तो चाहिए लेकिन स्किल नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ठंडे बस्ते में है, इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से नहीं है। हम बहुत बार ये चीज़ डिस्कस करते हैं। इंजीनियरिंग में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, उसका उतना उपयोग नहीं होता जब इंजीनियरिंग से पास आउट होकर स्टूडेंट्स जाते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो पॉइंट देखो यही निकल के आता है। अभी देखो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि डेवलप कंट्रीज में जो लेबर फोर्स है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगी और हमारे पास पोटेंशियल है, बस यूज़ है उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की। और कैसे हो सकता है वो यूटिलाइज? जैसे हमने डिस्कस किया, देश के यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करके, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करके। देखो ये सब बातें ना सरकार भी जानती है, इसलिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं हमारे देश के यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्किल्स और ट्रेनिंग देने के लिए 15,154 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी ITIs इस्टेब्लिश हुए हैं। 36 सेक्टर स्किल्स काउंसिल से इस्टेब्लिश हुई हैं। 33 नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश हुए हैं और 2188 ट्रेनिंग पार्टनर्स ऐसे हैं जो NSDC के साथ में, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में रजिस्टर्ड हैं, जो स्किल देने का काम करते हैं। इसके अलावा 2015 में सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद ये था यूथ को ITIs के थ्रू छोटे कोर्सेज प्रोवाइड करना, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म स्किल्स। समझ रहे हो? तो 2015 से लेकर अभी तक सरकार ने 10 मिलियन यूथ को ट्रेन किया है इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट,
संकल्प एंड स्ट्राइव। संकल्प प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर फोकस करता है। स्ट्राइव प्रोजेक्ट जो है वो देखो आईटीआईज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पर जोर देता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज से भी काफी सारे इनिशिएटिव चले हैं, जैसे देखो 20 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू 40 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चले हैं। और ज़्यादातर हमारे देश में जो स्किलिंग हुई है ना पिछले कुछ सालों में, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू हुई है। कितनी? 55%। नेक्स्ट पॉइंट, मैंडेटरी सीएसआर एक्सपेंडिचर इन स्किलिंग। देखो आपको पता है कुछ कंपनीज जो सीएसआर के दायरे में आते हैं उन्हें अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ एक्टिविटीज में खर्च करना होता है, समाज के लिए खर्च करना होता है। तो बहुत सी कंपनीज स्किल्स पर खर्च करती हैं। जैसे देखो सीएसआर के तहत वेरियस कंपनीज ने 2013 से लेकर अभी तक, जब से ये एक्ट आया है तब से लेकर अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए अलग अलग सोशल प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए हैं, जिसमें से 6,877 करोड़ रुपए खर्च किए हैं स्किलिंग और लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट्स पर। और टॉप 5 रिसिपिएंट स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात। नेक्स्ट है तेजस इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग। तेजस इनिशिएटिव पता है किसके लिए है? जो ओवरसीज इंडियंस है ना उनके लिए है। ओवरसीज इंडियंस को स्किल्स सर्टिफिकेशन या फिर ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इन सब चीज़ों के लिए है। ये कब लॉन्च हुआ था? दुबई एक्सपो में 2020 में सरकार ने तेजस इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग लॉन्च किया था। प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। स्किल डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले है लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन। लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन मतलब देखो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो बेसिक एजुकेशन भी हासिल नहीं करते ना। जैसे 63% तो स्कूल लेवल पे ही बाहर आ जाते हैं, मतलब उनका ड्रॉप आउट हो जाता है। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट तो अपर प्राइमरी लेवल पे होता है 17.5% और 19.8% स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट हो जाता है सेकेंडरी लेवल पर। सिर्फ 40% स्टूडेंट ही, इससे भी कम, हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करते हैं। आप देखो जब स्टूडेंट्स बेसिक एजुकेशन ही नहीं हासिल करेंगे तो कैसे उनको हायर लेवल की स्किल्स दी जा सकती है? आप बताइए। 12वीं नहीं की, 10वीं नहीं की तो कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉब्स हासिल करेंगे, डेटा एनालिस्ट की जॉब हासिल करेंगे? नेक्स्ट है लैक ऑफ फोकस ऑन अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। ये एक अच्छा पॉइंट है। देखो स्किलिंग का तो मतलब ये होता है स्किल देना, अपस्किलिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्किल्स देना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई पर्सन है अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अब धीरे धीरे ना उसके पास अगर एक ही स्किल है कंप्यूटर चलाने की तो वो पूरी जिंदगी बस कंप्यूटर चलाता रहेगा। बस कंप्यूटर चलाने की स्किल है, वो पूरी जिंदगी उसने कंप्यूटर में ही बिता दिया। लेकिन अगर उसको समय के हिसाब से अपस्किल किया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल दे दी, लीडरशिप की स्किल दे दी, नेटवर्क की स्किल दे दी, तो फिर ना वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में ना ग्रो करता जाएगा, क्योंकि उसको समय के हिसाब से और ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल्स मिलती गई रोल के हिसाब से। तो ये होता है अपस्किलिंग। इसके बाद देखो एक और टर्म है रीस्किलिंग। रीस्किलिंग का क्या मतलब है? 3 टर्म हो गई। देखो स्किलिंग का मतलब है आपको पता है स्किल देना। अपस्किल का मतलब होता है स्किल तो ऑलरेडी है लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा स्किल देना उसी जॉब से संबंधित, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो हो सके। रीस्किलिंग का मतलब ये होता है कोई पर्सन है उसको स्किल मिली हुई है लेकिन अब वो ना अपनी जॉब चेंज करना चाहता है, तो वो फिर से एक ऑल टुगेदर डिफरेंट जॉब के लिए स्किल हासिल करना चाहता है। तो ये हुई रीस्किलिंग कि उसने फिर से स्किल हासिल की एक नई जॉब के लिए, एक डिफरेंट जॉब के लिए। ये होता है रीस्किलिंग। रीस्किलिंग का मतलब ये नहीं होता, कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि किसी ने स्किल ले ली और वो थोड़ा ढीला था, ढंग से उसने सीखा नहीं तो उसको फिर से सिखाना वही चीज, नहीं, ये नहीं मतलब होता है रीस्किलिंग का। इसके बाद नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज। देखो एनएसएसओ का ना एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसके अनुसार इंडिया में ना 20 हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप ना लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जाना चाहते हो। लॉजिस्टिक्स मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, वैसे काफ़ी ब्रॉड टर्म है, मैंने आपको ब्रीफ में बताया। तो इस सेक्टर में जाने के लिए कहाँ इतनी अच्छी ट्रेनिंग अवेलेबल है? मार्केट में कोई है इंस्टीट्यूट आपने कभी देखा है? किसको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाना है, करियर बनाना है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में,
कोई है ट्रेनिंग? इतनी अच्छी तो सुनी नहीं है। देखो होंगे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स कुछ, लेकिन पॉइंट सही है बिल्कुल। इन 20 हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में ना ट्रेनिंग फैसिलिटीज बहुत कम है, और कोविड-19 की वजह से तो इतने इवन आईटीआईज तक बंद हो गए। आईटीआईज जब बंद हो गए, नेशनल स्किलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए, तो कितने सारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनको स्किल्स नहीं हासिल हो सकी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं क्या किया जा सकता है इंडियन वर्कफोर्स को अपस्किल करने के लिए। देखो सबसे पहले तो बेसिक चीज को एड्रेस करना होगा। बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए। इसके लिए जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है ना, उनको रोको आप, चाहे रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो। ये इंश्योर करें कि कोई भी बच्चा अपना स्कूल एजुकेशन बीच में ना छोड़े। और बेसिक एजुकेशन जब हासिल हो गई ना, तो फिर उस स्टूडेंट को एप्रोप्रिएट स्किल्स ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। और इसके लिए ना नई नई टेक्नोलॉजीज का सहारा लिया जा सकता है, जैसे स्वम पोर्टल है और दूसरे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन जैसे देखो स्वम पोर्टल एक अच्छी शुरुआत है, बट आपने कभी देखा है यूट्यूब पे जब हम सर्च मारते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज की, डेवलप कंट्रीज की कई अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं साइंस की, जिसमें एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। मतलब काफी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं साइंस के, ज्योग्राफी के। लेकिन हमारे देश में सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? एजुकेशन तो देखो बेसिक चीज है। सरकार इतना अच्छा अच्छा कोर्सेज बनवा के डाल दे, हमारे हिंदी में डाल दे और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में डाल दे, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, उड़िया में, तो कितना फायदा होगा। मतलब यूट्यूब तो देखो आज के समय में ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल है। हाँ अभी भी कुछ लोग होंगे जिनके पास नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अवेलेबल है। तो सरकार लोकल लैंग्वेजेस में ये एनिमेटेड वीडियो डलवा देगी तो कितना फायदा होगा लोकल लेवल पे, आप सोच के देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार अपस्किलिंग पे भी ध्यान दे। एक बार किसी को स्किल मिल गई तो बस ऐसा नहीं कि उसका जिंदगी भर का काम खत्म हो गया, उसको समय समय पर उसी जॉब से संबंधित जो एक्स्ट्रा स्किल्स है ना वो मिलती जानी चाहिए। और इसके लिए सरकार ना प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर, सरकार दोनों मिलकर काम करें ना, हमारे देश में स्किल्स के क्षेत्र में बहुत इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्किल्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इक्विटेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम इक्विटेबल डेवलपमेंट का मतलब जानते हैं। देखो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे देश में अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज हैं, जैसे देखो डिप्रेस्ड सेक्शंस हैं, गरीब लोग हैं, समाज में पिछड़े लोग हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना कैसे? थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ऐसे स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च करके जिससे समाज में जो डिस्पैरिटीज हैं, चाहे वो देखो इनकम डिस्पैरिटीज हों, सोशल डिस्पैरिटीज हों, जैसे कास्टिज्म है जिसके अकॉर्डिंग कुछ कास्ट को अपर कास्ट का दर्जा मिलता है, कुछ कास्ट को लोअर कास्ट का दर्जा मिलता है, ये सोशल डिस्पैरिटीज हैं। या फिर पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज हैं। हमारे देश में तो पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज है नहीं, हाँ इलेक्शन में जरूर हैं। वैसे तो सबको वोट देने का अधिकार है, लेकिन इलेक्शंस में आपको पता है जिसके पास पैसा है, मसल पावर है, उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। आज के समय ऐसी सिचुएशन है। तो हर प्रकार की डिस्पैरिटीज को कम करना एवं समाज को हेल्दी एंड वाइब्रेंट बनाना, वाइब्रेंट मतलब और ज्यादा लाइवली बनाना, जीने योग्य बनाना। लेकिन देखो दिक्कत है आज के समय में ना इक्विटेबल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे आप एग्जांपल्स देखिए, पुअर एयर क्वालिटी, 90% लोग तो ना अनहेल्दी एयर में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। हर साल 7 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है इसकी वजह से। 2/3 जो आउटडोर एयर पोल्यूशन होता है वो देखो फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से होता है। फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इस आउटडोर पोल्यूशन की वजह से 2030 से लेकर 2050 के बीच में अतिरिक्त 2,50,000 लोगों की डेथ होगी, ऐसा विभिन्न रिपोर्ट्स में बोला गया है। अनसस्टेनेबल फूड सिस्टम आप देखिए, कितने लोग हैं आज के समय में पूरे वर्ल्ड में अनसेफ अनहेल्दी फूड खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, यानी समय से पहले डेथ हो जाती है। या फिर वो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के शिकार हो जाते हैं, किसी दूसरे तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के शिकार हो जाते हैं अनहेल्दी फूड खाने की वजह से। वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटीज देखिए, 2020 में 4 में से 1% पूरे वर्ल्ड में, यानी ग्लोबल लेवल की बात हम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में 4 में से 1% जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पी पा रहा है अपने घर में।
और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ना, जैसे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे सिर्फ ना 50% हेल्थ केयर फैसिलिटी ऐसी है जहाँ पे बेसिक वाटर की सर्विसेज उपलब्ध हैं। सोच के देखिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का ये हाल है, तो बाकी तो आप भूल ही जाइए कि लोगों को अपने घरों में ठीक वाटर मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। अब देखो, जब पुअर क्वालिटी का पानी कोई पिएगा तो इसकी वजह से अनेकों तरह के डिजीज हो सकते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स जैसे आर्सेनिक जैसे जो केमिकल्स है ना, वो भी कंज्यूम किया जा सकता है उन लोगों के द्वारा जिनके पास ठीक क्वालिटी का वाटर एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट है इनएडुकेट एक्सेस टू वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये वर्ड होता है वास में ये तीनों चीजें आती हैं, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये फैसिलिटीज भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में उपलब्ध नहीं है। तो देखो, जब ये फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं होंगी बहुत सारे लोगों को, तो जो हेल्थ केयर वो प्राप्त कर रहे हैं ना हॉस्पिटल्स में, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। WHO के एस्टीमेट के अनुसार देखो, हर साल 13 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है अवॉइडेबल इन्वायरमेंट रीजन्स की वजह से। मतलब ऐसे इन्वायरमेंटल रीजन्स जिनको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे देखो, क्लाइमेट क्राइसिस है, ये सिंगल लार्जेस्ट हेल्थ थ्रेट है ह्यूमैनिटी को। मतलब सबसे बड़ा खतरा आज के समय में ह्यूमैनिटी को है ना, वो इसी क्लाइमेट क्राइसिस से है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है। अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार इंडिया में दिसंबर 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी थी? 7.9%। जब देखो ऐसी सारी चीज़ें हों तो वर्ल्ड जो है वो कैसे इक्विटेबल हो सकता है? क्या ये इक्विटेबल डेवलपमेंट है? नहीं, ये इक्विटेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जब देखो प्रॉब्लम्स पता हो तो सॉल्यूशन देना तो आसान है। हेल्थ को प्रायोरिटी दो, हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करो। 2.5% ऑफ GDP आप हेल्थ पर खर्च करो। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आप लेके आओ। इससे संबंधित पिछले हफ्ते हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखो, कोई भी पर्सन हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी सेक्शन का हो, रिमोट एरिया में रहता हो, क्लीन एयर, वाटर, फूड, ये सबको मिलनी चाहिए। बात देखो सिर्फ पैसे की नहीं है। सिटीज़ में आप देखिए, बहुत से लोग जिनके पास पैसा है वो भी क्लीन एयर को एक्सेस नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे कि घरों में तो आजकल फिल्टर लगवा सकते हैं, लेकिन देखो सारा टाइम घर भी तो नहीं रह सकते ना। तो शहरों में ये बड़ी दिक्कत है क्लीन एयर की। नेचर को प्रोटेक्ट करो। डिफोरेस्टेशन जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसे रोक कर ख़त्म करके एफोरेस्टेशन, नए पेड़ उगाने पर फोकस करो। ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करो जिससे सोइल का ज़्यादा इरोजन ना हो, सोइल की प्रोडक्टिविटी ना ख़त्म हो, ग्राउंड वाटर लेवल ना ख़त्म हो। ये नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, लेकिन इक्विटेबल डेवलपमेंट पे आर्टिकल आता है तो यही सारे डायमेंशंस जो हैं हमें टच करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करना। जैसे देखो कोविड-19 है, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है। थ्योरी ये है चमगादड़ के खाने से फैला। एसेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करो। एसेंशियल सर्विसेज जैसे देखो वाटर है, जो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया, वाटर है, खाना है, हाइजीन है, सैनिटेशन है, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, इन पे सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। एजुकेशन है, पिछला आर्टिकल भी एजुकेशन और स्किल्स से संबंधित था। एजुकेशन और स्किल्स पे सरकार इन्वेस्ट करेगी तो पॉवर्टी खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। क्लाइमेट चेंज ना हो इसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस करें विभिन्न देशों की सरकारें। दो फायदे होंगे, ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज रुकेगा बल्कि एयर की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, प्रमोट हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम। जब देखो अनहेल्दी फूड की हम बात करते हैं ना, बात सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जो गरीब लोग हैं उनको हेल्दी फूड नहीं मिल पाता, बात अवेयरनेस की भी है। आज के समय में देखो जिनके पास पैसे हैं वो भी कैसा कैसा फूड खाते हैं, जंक फूड, जिससे अनेकों तरह के डिजीज हो जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स या फिर प्रोटीन है, कैलोरीज हैं, वो नहीं मिल पाती, तो इससे हेल्थ पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो बात सिर्फ यहाँ पर गरीब लोगों की नहीं है जब हम फूड की कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट में 2 पॉइंट्स और भी हैं। बिल्ड हेल्दी एंड लिवेबल सिटीज़। ऐसे सिटीज़ का निर्माण करो जो रहने लायक हों कम से कम। अब देखो होता क्या है, अब शहरों में लोगों की ना पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा होती है, आपको पता है, लेकिन इंसान क्या करता है, पूरी ज़िंदगी अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने में ही
लग जाता है। ये बात मैंने कल भी आपको बोली थी। जैसे एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी एक जाल बनाती है और धीरे धीरे करके ना उसी जाल में फंस जाती है। वही इंसान के साथ होता है। इंसान पैसा लगाने में ना इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि उसको ना वो भूल ही जाता है कि पैसा तो वो अच्छी लाइफ व्यतीत करने के लिए कमा रहा था, लेकिन वो मीन्स पर, जैसे एंड्स और मीन्स का कंसेप्ट है ना एथिक्स में, वो मीन्स में इतना ज़्यादा घुस जाता है कि वो एंड भूल जाता है कि एंड तो यही था ना, अच्छा जिंदगी व्यतीत करना। बट शहरों में पैसा होकर भी कई बार इंसान अच्छी ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर पाता। अब जैसे दिल्ली में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है, इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोलें कि हाँ, अगर ये नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। ठीक है, मतलब ये तो देखो अपना अपना व्यू है, अच्छी लाइफ का मतलब क्या है। खैर, फिर से पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी पर ध्यान देना। देखो, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें इतने भी अच्छे पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही समय है उस आर्टिकल के 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस करने का। आर्टिकल ये था कि सऊदी अरेबिया में ना जो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ना, वो इंडिया से भी इंप्रूव हो चुका है। अब कितने शर्म की बात है, सऊदी अरेबिया में लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंडिया में भी ज़्यादा है। तो इंडिया में ज़्यादा महिलाएं क्यों नहीं लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही? देखो, काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके। एक तो प्रॉपर सेफ्टी वाली बात है, और आर्टिकल में एक पॉइंट ये दिया हुआ था, जैसे गांव में ना जब महिलाओं के हस्बैंड शहर में काम करने के लिए जाते हैं ना, बहुत कम चांस है कि वो महिलाएं फिर काम करेंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने पति के बिना ना ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करती हैं। एक स्टिग्मा भी अटैच है, ये स्टिग्मा नहीं खत्म होने का नाम ले रहा है, कि जो महिलाएं काम करती हैं वो शादी के लिए एप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं है। मतलब गांव में ऐसा स्टिग्मा ज़्यादा अटैच है कि उन परिवारों में फिर कम शादियां होती हैं। मतलब कम शादियों का मतलब उन महिलाओं से जो काम करती हैं कम रिश्ते आते हैं। ये बात आर्टिकल में बोली हुई थी। तो ये जो स्टिग्मा अटैच्ड है ना, ऐसे ऐसे स्टिग्मा खत्म होने चाहिए। तो ये सारे एक्शन लेने जरूरी हैं, तब जाके हम इक्विटेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया एंड मालदीव रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये इशू तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन हिंदू में इस पे आर्टिकल आया नहीं। दूसरे न्यूज़पेपर्स में मुझे कुछ खास तो दिखा नहीं, लेकिन आज छोटा सा आया है। फिलहाल थोड़ा ब्रीफ में इस इशू को डिस्कस करते हैं, जब डिटेल से आएगा या फिर कंपाइल करके आगे डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देता हूँ मालदीव में क्या चल रहा है। देखो, मालदीव में ना 2018 से पहले अब्दुल्ला यमीन ना वहाँ के प्रेसिडेंट थे। जो अब्दुल्ला यमीन थे ना, वो चाइना की गोद में चले गए थे। वो काफ़ी इंक्लाइंड हो गए थे चाइना की तरफ, वो एंटी इंडिया हो गए थे। तो इंडिया को तो उन्होंने ये भी बोल दिया था, आप अपने 2 हेलीकॉप्टर्स यहाँ से लेके जाइए। ये अब्दुल्ला यमीन के समय हुआ था। लेकिन 2018 में ना नई सरकार आ गई, नए प्रेसिडेंट बन गए मोहम्मद साली। यहां पर देखो, मोहम्मद इब्राहिम सोली, ये नए राष्ट्रपति बन गए। ये प्रो इंडिया हैं तब से लेके अभी तक। जब से राष्ट्रपति है ना, इनकी जो पॉलिसी है ना वो प्रो इंडिया है। इनके कार्यकाल में इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है मालदीव में, $1.4 बिलियन का। काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं मालदीव के साथ, जैसे UTH हार्बर डेवलपमेंट डील साइन की, ताकि मालदीव में नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर इस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन देखो, ये जो प्रो इंडिया है ना, ये बात पसंद नहीं आ रही है पूर्व राष्ट्रपति को, अब्दुल्ला यमीन को। वो 2 साल जेल में काट चुके हैं जब से वो राष्ट्रपति हटे हैं। अब वो ना एंटी इंडिया कार्ड खेल रहे हैं मालदीव के अंदर। मतलब जैसे नेपाल में होता है ना कि इंडिया को गाली दो, नेशनलिज्म को भुनाओ और सत्ता प्राप्त करो, ऐसा चल रहा है। तो इंडिया आउट का वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था कि इंडिया बाहर जाए मालदीव से। लेकिन अब ना मालदीव की जो सरकार है ना, यानी इब्राहिम सोली जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इंडिया आउट प्रोटेस्ट पर बैन लगा दिया है कि ये अब प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता इंडिया आउट वाला। लोग सड़कों पर आ जाते थे, इंडिया आउट, इंडिया गो बैक, ऐसे नारे लगने लगते थे। तो आर्टिकल में ये कहा जाता है कि देखो, इंडिया के लिए तो अच्छी बात नहीं है, क्यों इंडिया में तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सरकार आए वो इंडिया के पक्ष में होनी चाहिए। अब अब्दुल्ला यमीन जब राष्ट्रपति बन गए 2023 में, जब फिर से इलेक्शन होगा ना, अब्दुल्ला यमीन अगर राष्ट्रपति बन गए जो विरोध कर रहे हैं इंडिया का, तो फिर इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो तो चाइना का पक्ष लेंगे। तो इंडिया की कोशिश ये होनी चाहिए, कोई भी सरकार आए
वो इंडिया का ख्याल रखे, इंडिया के हितों का ख्याल रखे, क्योंकि इब्राहिम सोली जो राष्ट्रपति बने हैं ना, वो पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद की सपोर्ट से बने थे, लेकिन इनके साथ भी अब उनके डिफरेंसेस हैं, तो संभावना इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन वो भी देखने वाली बात होगी, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। छोटा सा देश है मालदीव, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 5,50,000, लेकिन स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडियन ओशन में है। अब दोनों अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए लड़ रहे हैं, चाइना और इंडिया। ट्रेडिशनली इंडिया का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, लेकिन चाइना जब से मालदीव को भाव देने लगा तो भाव चढ़ गए मालदीव के। अब इंडिया की कोशिश यही होनी चाहिए कि मालदीव के जो भी फैक्शंस है ना, उसके साथ अच्छे रिलेशंस बना के चले, ताकि कोई भी प्रेसिडेंट बने इंडिया के हित कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये छोटा सा आर्टिकल है, हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।